नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विद्यार्थियों सबको नमस्कार। कक्षा 8 का हिंदी शॉर्टवर्ड पेपर जो आपका मिड टर्म एग्जाम 15 अक्टूबर को होने जा रहा है वो मैं आपको लेकर के आया हूँ आपके लिए। इसके अंदर पेपर कैसे होने जा रहा है, कितनी समयावधि होगी, क्या क्या दिशा निर्देश होंगे, कैसे पेपर को करके आना है। प्रश्न में रिपीट होते हैं बेटा, 8 से 10 प्रश्न जो अभी तक पेपर हुए उनमें रिपीट हुए हैं। आपको अपनी भी अलग से तैयारी रखनी है। तो हम पेपर शुरू करते हैं कक्षा 8 का हिंदी का। स्क्रीन के ऊपर आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मध्यावधि परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र 2025-26 कक्षा 8वीं विषय हिंदी। अधिकतम अंक जैसे बाकी सभी विषयों के हैं वैसे हिंदी के भी अधिकतम अंक आपके 60 होंगे। निर्धारित समय इसका जो है वो भी और परीक्षाओं की तरह आपका 2 घंटे 30 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का होगा। सामान्य निर्देश क्या है? निम्नलिखित निर्देशों को पढ़कर उनका पालन कीजिए। पहला, इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड होने जा रहे हैं, क, ख, ग और घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य का हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे कंपटीशन एग्जाम होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें अगर हम गलत प्रश्न कर देते हैं तो 3 गलत प्रश्न है हमारा, एक सही प्रश्न के जो मार्क्स है उसको ले जाता है। तो हम कोशिश करते हैं गलत कम से कम हो, लेकिन इसमें हम सभी प्रश्न कर सकते हैं। इसमें हमारा कुछ भी ऐसा अभिप्राय नहीं होता कि जो गलत हो गया उसमें सही के नंबर नहीं काटे जाते, गलत हो गया तो हो गया। तो सभी प्रश्न करने हैं। प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, अर्थात जो अथवा वाला प्रश्न होता है उसमें हम या तो अथवा के जो ऊपर दिया हुआ है वो प्रश्न कर सकते हैं, अगर वो कठिन लगता है तो हम अथवा के नीचे वाला प्रश्न कर सकते हैं। दोनों में से एक ही प्रश्न करना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं कि दोनों प्रश्न कर दूं, टीचर्स डबल नंबर देगा, 2 नंबर का 2 इसमें 2 इसमें, ऐसा करना गलत है, आपके नंबर काटे जा सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्न के उत्तर क्रम से लिखिए। कोशिश कीजिए कि आपका गय का खंड शुरू हुआ है तो उसके अंदर जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा, उनको एक साथ करने की, ठीक है। जो खंड शुरू हो, या फिर ऐसे देते हैं जैसे तीसरा है उसमें क का प्रश्न, ख का प्रश्न, जो भी है टॉपिक वाइज उसके सभी प्रश्न एक साथ करने की कोशिश करें, जिससे आपको भी असुविधा नहीं हो और टीचर जो कॉपी जांच करते हैं उनको भी असुविधा नहीं हो। देखो खंड क आप देख रहे हैं, अपठित अवबोधनम, ये ऐसा प्रश्न होता है जो पुस्तक से बाहर का होता है, हमारी किताब के अंदर ये नहीं होता। खंड क अपठित बोध, इसमें इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके प्रश्नों का उत्तर देना जो नीचे पूछे गए हैं। हमें जीवन में यह आदत अवश्य अपनानी चाहिए कि थाली के अंदर उतना ही भोजन ले जितनी हमें आवश्यकता हो, अर्थात जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर लोग अधिक भोजन ले लेते हैं और उसे पूरा नहीं खा पाते हैं और क्या करते हैं, फेंक देते हैं। यह अन्न का ही अपमान नहीं है बल्कि किसानों की कठिन मेहनत और प्रकृति का अमूल्य उपहार है। जब यह नालियों में बहता है तो न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है, क्योंकि पता है आपको अनाज उगाते हैं तो कितनी, हम ट्रैक्टर के माध्यम से उगाते हैं तो कितना पेट्रोल खर्च होता है, कितनी यूरिया खर्च होती है, कितने उसमें खाद बीज के पैसे लगते हैं, कभी मौसम की मार तो कभी बीज का नकली निकलना, वो सब बर्बादी के कारण होते हैं। बल्कि यह भी याद आता है कि अनेक लोग भूखे पेट सो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको एक टाइम का भोजन भी नहीं मिल पाता, और हम पार्टी वगैरह में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं तो इतना खाना बर्बाद करते हैं, खाते कम है बर्बाद ज्यादा करते हैं। इसीलिए हमें संयम बरतना चाहिए और उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना खा सके, यह समझदारी है। चलो इसके उत्तर करते हैं। गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति द्वारा आवश्यकता अनुसार ही भोजन लिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा?
अगर जितना भोजन उसको चाहिए उतना ही वो ले, आवश्यकता अनुसार, तो क्या होगा? अन्न की बर्बादी घटेगी, बिल्कुल सही। किसान की मेहनत बढ़ेगी नहीं। संसाधनों की बर्बादी होगी नहीं। मोटापे की समस्या होगी नहीं। तो हमारा क वाला उत्तर बिल्कुल सही है, अन्न की बर्बादी घटेगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गद्यांश में अन्न को किस रूप में देखा गया है? अन्न क्या है? उसके अंदर एक लाइन आई थी हमारी, हम देखते हैं कि अन्न उपहार है। अन्न प्रकृति का अमूल्य उपहार है। ढूंढिए क्या, कहां पे है? तो आप देखो तीसरी लाइन में देख रहे हैं, अमूल्य उपहार है। तो हमने क्या किया? इसका उत्तर है, अन्न को किस रूप में देखा गया है? उपहार के रूप में। वो हमारे लिए एक परमात्मा का पारितोषिक है। गद्यांश के अनुसार समझदारी किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? जितनी भूख हो, जितनी भूख हो, अर्थात हमारी आवश्यकता है उतना लें, कोई दिक्कत नहीं है, इतना देश के अंदर पर्याप्त अनाज है, लेकिन नाली में फेंकने के लिए नहीं। तो समझदारी किसे कहा गया? जितनी भूख हो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना थाली में ले। ये समझदारी है पैराग्राफ के हिसाब से, ठीक है। गद्यांश के अनुसार लिखिए कि आवश्यकता से अधिक भोजन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो बेटा इसका उत्तर आप कहां से कहां तक करेंगे? ज्यादा भोजन लेने से संसाधनों, देखो देखो किसानों की कठिन मेहनत और प्रकृति का अमूल्य उपहार है। जब यह नालियों में बहता है तो न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि यह भी याद आता है कि अनेक लोग भूखे पेट सो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं, क्यों नहीं लेना चाहिए ज्यादा खाना। न केवल संसाधनों की बर्बादी, बल्कि यह भी याद आता है कि बहुत से लोग भूखे पेट सो जाते हैं। इसीलिए हमें संयम बरतना चाहिए और उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। यहां से यहां तक इसका उत्तर आप कर सकते हैं। अगला 2 का प्रश्न देखिए, निम्न पद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये प्रश्न देखिए क्या है, हरी घास पर बिखेर दी है। देखो जो कविता के माध्यम से हम पढ़ते हैं, जैसे ये कविता का अंश है ना, तो इसको हम पद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्य। और जो ऊपर मैंने जो आपको बताया था, जो लाइन के माध्यम से होता है, वो होता है गद्य। तो गद्य के अंश को हम बोलते हैं गद्यांश, और इस पद्य के अंश को क्या बोलते हैं? पद्यांश। देखो ये दे रखा पद्यांश, ठीक है। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां, लुटा गया है कौन जोहरी, जोहरी कहते हैं सुनार को। आपको पता है जब रात्रि के अंदर ओस पड़ती है तो वो कैसा लगता है कि ये उज्जवल उज्जवल मोती, वो उसके कण कैसे लगते हैं? हीरो की तरह, मोती की तरह लगते हैं। तो कवि कह रहा है ये कार्य कौन करके गया है? लूटा गया है कौन जोहरी, वो कौन जोहरी है? तो वो जोहरी है परमात्मा, ईश्वर। अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। उसने अपना घर का भरा खजाना प्रकृति के ऊपर न्योछावर कर दिया है, पर्यावरण को वो दे गया है पूरा का पूरा। और जी होता इन ओष कणों को, ओस के कणों को अंजलि भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। तो कवि कहता है मेरा ये जी कर रहा है कि एक मुट्ठी भर के, अंजलि किसे कहते हैं बेटा? जैसे दोनों हाथों को हम जोड़ते हैं, ऐसे चिपकाते हैं और उसके अंदर कुछ चीज डालने के लिए हाथ को ऐसे कहते हैं हाथों को मिलाना, तो वो होती है अंजलि। दोनों हाथों को मिलाकर के अंजलि भर करके मैं ओस को घर ले आऊं और उनकी शोभा को निरखूं, निरखना यानी देखना, परखना, इन पर कविता एक बनाऊं। ठीक है, तो ये हमारा पद्यांश है। अब हम इसको अच्छे से इसके प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में रत्न किसे कहा गया है? इसमें रत्न क्या है? तो इसमें रत्न क्या थे? ओस यानी मोती। ठीक है, किसे कहा था गया था? ओस के कणों को। ओस के कणों को क्या कहा गया था? ये देखो ये रहा हमारा, ओस के कणों को रत्न कहा गया है। पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है? सबसे पहला उत्तर प्रकृति की सुंदरता।
प्रकृति का पूरा वर्णन इसके अंदर किया गया था कि प्रकृति देखिए हमारे लिए क्या क्या प्रदान करती है। एक बार दोबारा इस प्रश्न को आप देखिए, पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन है। मैंने आपको बताया प्रकृति की सुंदरता का, ये इसका स्पष्टीकरण है, आपको ये नहीं लिख के आना है, मैं समझाने के लिए मैंने इसको बनाया। यह पद्यांश हरी घास, पत्तों, फूलों पर बिखरे ओस के कणों के माध्यम से प्रकृति की अनुपम सुंदरता का वर्णन करता है। पद्यांश के अनुसार कवि ने ओस कणों को कहाँ देखा, तो कवि ने ओस के कणों को कहाँ देखा, कवि ने ओस के कणों को हरी घास पर, पत्तों पर, फूलों पर बिखरा हुआ देखा। आगे 4 का प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार ओस कणों को देखकर कवि के मन में क्या भाव आते हैं, कवि क्या सोचता है ओस के कणों को देख करके। तो विद्यार्थियों, ओस कणों को देख करके कवि के मन में उन्हें अंजलि में भरने का, कि दोनों हाथों को मिलाने से जो स्थिति बनती है उसे अंजलि कहते हैं, कि मैं इस अंजलि में ओस के कणों को भर करके अपने घर ले आऊं और उनकी शोभा को निरख निरख कर उन पर एक एक कविता बनाऊं। ऐसे भाव कवि के मन में आते हैं कि मैं उनको देखता ही रहूं। इतने सुंदर वो है कि कवि चाहता है कि मैं उसे देखता ही रहूं। निरखना यानी देखना। व्याकरणिक प्रश्नोत्तर मिलान कीजिए। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण क्या है, कुछ पंखे, कुछ पंखे ये संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। परिमाण यानी नाप, परिमाण यानी नाप, परिमाणवाचक विशेषण 5 किलोग्राम। गुणवाचक विशेषण घना पेड़, ये जो पेड़ है, वृक्ष है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, इसका घना होना बता रहा है। निरुपसर्ग से बना एक शब्द लिखिए। निरुपसर्ग से बना एक शब्द क्या है, निर्दोष। तो निर्दोष कैसे बनता है, निर्धन दोष। तो इसमें निर क्या है, ये निर इसमें उपसर्ग है, जो शब्द से पहले लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। आज यहाँ कल वहां चले, दी गई पंक्तियों में से क्रिया शब्द पहचान करके लिखिए। तो चलना क्या है, क्रिया। चलना क्या है, क्रिया। चलना, खाना, पीना, हंसना, रोना, धोना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। 6वां प्रश्न देखिए, विदुषी शब्द में लिंग बदलिए। तो जो बहुत पढ़ी लिखी जानकार जो महिला होगी, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, उसको हम विदुषी कहेंगे। और अगर लड़का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा जानकार विद्वान होगा, विद्वान कहेंगे। पुल्लिंग के लिए, लड़के के लिए, कोई भी लड़का है, पुरुष है, उसके लिए, लड़के के लिए हम विद्वान शब्द लेंगे। और स्त्रीलिंग के लिए हम क्या शब्द काम में लेंगे, विदुषी। स्वर्ण का तद्भव शब्द कौन सा है, स्वर्ण तत्सम है, जो संस्कृत युक्त शब्द होते हैं उसे कहते हैं तत्सम। तो स्वर्ण शब्द क्या है, तत्सम यानी उसके जैसा, तत् यानी वह, संस्कृति के समान जो शब्द होगा तत्सम है। और तद्भव क्या है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है। तो तद्भव सोना है, जैसे आपको सोना भी दे सकते हैं, और सोना देके इसका तत्सम पूछ लिया जाए तो इसका तत्सम क्या होगा, स्वर्ण होगा। दुर्गंध शब्द का विपरीत शब्द, दुर्गंध यानी ऐसी गंध जो हमारे नाक को प्रिय न लगे, जिसे हम बदबू बोल देते हैं। तो इसका विपरीत यानी उल्टा, दुर्गंध का उल्टा क्या होगा, सुगंध। बहुत अच्छे प्रश्न है विद्यार्थियों। 9 का प्रश्न देखिए, सामने लकड़ी की एक चौखट पड़ी रहती है, रेखांकित शब्द का वचन बदलकर लिखिए। सामने लकड़ी की एक चौखट पड़ी है, ठीक है, तो लकड़ी की बहुवचन क्या होगा, लकड़ियां। बहुवचन क्या होगा, लकड़ियां। आगे चलते हैं। द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, सही है या गलत है, सही। और द्वंद्व समास में और लगता है, माता और पिता, भाई
और बहन, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है और इसमें दोनों शब्दों की क्या होती है, प्रधानता होती है। गद्यांश आपके सामने, एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं देखिए गद्यांश हमें क्या कहता है, एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। नली कहते हैं पाइप को। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। गद्यांश के अनुसार बस क्यों रुक गई थी, तो आपका क्या उत्तर होगा, टंकी फूट गई थी ना, वो तो ऑप्शन में नहीं है। तो उत्तर है घ का सही उत्तर है पेट्रोल न होने के कारण। गद्यांश के अनुसार बस की हालत कैसी थी, जर्जर। जर्जर कहते हैं टूटी फूटी को। गद्यांश के अनुसार रास्ते के दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा था, पेड़। लेखक ने इंजन में पेट्रोल डालने की प्रक्रिया की तुलना किससे की है, तो लेखक कहता है कि जैसे माता एससीसी के द्वारा बच्चे को दूध पिला रही है, वैसे ही जो ड्राइवर है वो पाइप के द्वारा इसमें पेट्रोल भर रहा है। माँ द्वारा दूध पिलाना। गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इनमें 3 दिए गए हैं। पहला है मशीनी युग के कारण प्रभावित हुए किन्हीं दो उद्योगों का नाम लिखिए। ऐसे दो उद्योग धंधे बताने आपको जो मशीनीकरण में प्रभावित हुए हैं। नंबर 2, पाठ क्या निराश हुआ जाए। आपका एक पाठ है क्या निराश हुआ जाए के अनुसार लिखिए कि समाचार पत्रों में किस तरह के समाचार अधिक होते हैं। या फिर तीसरा प्रश्न है पाठ जो है बस की यात्रा में किन आंदोलन का नाम आया है, किन आंदोलनों का नाम आया। इनमें 3 प्रश्न है, 2 आपको करने हैं। चलो 6 का प्रश्न देखते हैं। पाठ लाख की चूड़ियां में बदलू के जीवन पर कांच की चूड़ियों के बढ़ते प्रचलन का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है कांच की चूड़ियों के बढ़ते प्रचलन के कारण बदलू का जो पैतृक व्यवसाय है जो उसके पिताजी दादाजी सब करते थे, लाख की चूड़ियां बनाने का काम ठप पड़ गया था। इससे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और वह बेरोजगार हो गया। वह शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गया। आंख के बदले आंख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा कर देगा। जो पाठ है क्या निराश हुआ जाए कि आलोक में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो ये जो क्या निराश हुआ जाए इस पाठ के ऊपर हमें प्रकाश डालना है, अर्थात इसके अंदर क्या बताया गया वो हमें देखना है। तो आंख के बदले आंख का सिद्धांत प्रतिशोध और हिंसा को बढ़ावा देता है कि किसी ने किसी को मार दिया तो मार के बदले मार, खून के बदले खून। तो आंख के बदले आंख है वो प्रतिशोध, प्रतिशोध कहते हैं बदला लेना, और हिंसा कहते हैं किसी को मारना पीटना, इसको बढ़ावा देता है। पाठ क्या निराश हुआ जाए के अनुसार यह सिद्धांत समाज में कटुता, कटुता कहते हैं कड़वेपन को, कड़वेपन और नफरत, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, जिससे शांति और सद्भाव स्थापित नहीं हो पाता, यह मानवता के लिए हानिकारक और अंततः सभी का नुकसान करता है। पाठ बस की यात्रा में लेखक ने पाठ के अंत में पन्ना पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी। जो पाठ था बस की यात्रा,
इसके अंदर लेखक ने बस की अत्यंत दयनीय हालत, क्योंकि वो टूट फूट गई थी और उसके बार बार खराब होने के कारण पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था कि बस कभी भी धोखा दे सकती है और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। 7 का जो पद्यांश आप देख रहे हैं, इसमें पद्य हमें क्या बताता है? अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा हो प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने को है। ये कविता बड़ी मार्मिक कविता है। इसमें कोई परिवार का आदमी प्रतीक्षा कर रहा है। अब देखिए इसके प्रश्न पद्यांश में किस भाव को दर्शाया गया है? तो कौन सा भाव है इस पद्यांश में? उम्मीद कि कोई हमारा अपना है, वो सूरज डूबने से पहले अवश्य आएगा। यह पद्यांश उम्मीद के भाव को दर्शाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अभी भी कोई किसी का इंतजार कर रहा है। सूरज डूबने से पहले घर आने को कहा जा रहा है, जो एक सकारात्मक और आशावादी संदेश है। दूसरा प्रश्न, पद्यांश में सूरज डूबना किस समय को दर्शाता है? सूरज डूबना यानी शाम होना। सूरज डूबना स्पष्ट रूप से शाम के समय को दर्शाता है, जब दिन ढल रहा होता है तो रात होने वाली होती है। पद्यांश में गंतव्य का क्या मतलब है? तो गंतव्य कहते हैं जहां हमें पहुंचना है। हमारा गंतव्य क्या है? जिस स्थान पे हमें जाना है, यात्रा का अंतिम स्थान। गंतव्य का अर्थ वह स्थान है जहां तक कोई यात्रा कर रहा है, यानी यात्रा का अंतिम पड़ाव या लक्ष्य। 4 का प्रश्न है, अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। पंक्ति का आशय बताइए। कठिन समय में सहयोग, यानी कि झरती हुई पत्ती क्या है? किसी भी चीज का गिराव पड़ाव, हाथ से छूटना, वो चीज खोना। थामने बैठा है हाथ, उस पत्ती को उठाने के लिए, थामने के लिए एक हाथ भी है। इस पंक्ति का आशय ये कठिन समय में सहयोग। यह पंक्ति दर्शाती है कि जब कोई मुश्किल में होता है, झरती हुई पत्ती का मतलब क्या है? कोई मुश्किल में होता है तो कोई उसे सहारा देने या मदद करने के लिए तैयार होता है, जिसका अर्थ है कठिन समय में सहयोग करना। प्रश्न नंबर 8, पद्य पाठों पर आधारित प्रश्न। पक्षी और बादल में एक समानता और एक अंतर लिखिए। क्या समानता होती है एक पक्षी में और एक बादल में? देखिए विद्यार्थियों, क्या समानता पाई जाती है? पक्षी और बादल दोनों ही बिना किसी की सीमा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। पक्षी को पता नहीं है ये कौन सा राज्य आ गया, दिल्ली आ गया, हरियाणा या राजस्थान आ गया, और नहीं ही बादल को पता है। संदेश या जल का वितरण करते हैं। और वो पक्षी है, पहले जो कबूतर होते थे वो संदेश लेके जाते थे, चिट्ठी अपनी चोंच में लेकर के वो संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। और बादल है, वो पानी बरसाता है, तो वो बिना किसी भी सीमा, यानी उसके लिए कोई सीमा नहीं है, संदेश या जल का वितरण करते हैं यानी देते हैं। अंतर, पक्षी जीवंत होते हैं, अपने पंखों से उड़ते हैं, जबकि बादल निर्जीव होते हैं और हवा के सहारे चलते हैं। ठीक है, ये हमने इनका क्या लिखा? एक अंतर लिख दिया। नंबर 2, यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता में कौन चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है और क्यों? इस कविता में चिड़िया है, चिड़िया जो चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि उसे अपना घोंसला बनाना है। वो बड़ी प्रतीक्षा कर रही है, चोंच में तिनका लेकर के वो उड़ती जा रही है, क्योंकि उसको क्या करना है? अपना घोंसला यानी अपना घर बनाना है। यह दर्शाता है कि वह अभी भी उम्मीद से भरी और अपने भविष्य के लिए कार्य कर रही है। उसका भी एक घर होगा। कैसा घर? नया घर, जिसकी शिल्पी कौन है? उसकी शिल्पी वो चिड़िया है। कबीर ने तलवार और मयान के उदाहरण से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कबीरदास जी हैं, वो तलवार और मयान के माध्यम से हमें क्या संदेश देना
चाहते हैं। देखो कबीरदास जी हमें क्या कहते हैं, कबीर ने तलवार और म्यान, म्यान क्या होता है बेटा, जो उस तलवार को जिसके अंदर डालते हैं, तलवार के रखने का स्थान जो कमर में टांगी जाती है वो म्यान है। इनके उदाहरण के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग का दिखावे पर ध्यान नहीं देना है, उसके सद्गुण और आंतरिक सत्य को महत्व देना है। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं ना, मोल करो तलवार का परी रहन दो म्यान। मोल कीजिए यानी जो मूल्य लगाना है, आप कितने रुपए की तलवार है, इसका लोहा कैसा है, इसका स्टील कहाँ है, वो तलवार का कीजिए। क्योंकि शत्रुओं का दमन करने के लिए, शत्रुओं को मारने के लिए तलवार काम आएगी। परी रहन दो म्यान, जो म्यान है वो तो कैसी भी हो जाएगी, उसका मोल मत कीजिए। तो व्यक्ति के गुणों को देखिए, वो किस जाति का है, धर्म का है, दिखने में कैसा है, कौन से राज्य से आता है, उसकी भाषा कैसी है, वो सब मत देखिए। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण है, न कि म्यान की सुंदरता, उसी प्रकार व्यक्ति का चरित्र इंपॉर्टेंट रखता है, न कि उसकी बाहरी आवरण। 9 का प्रश्न देखिए, पद्य पाठों पर आधारित प्रश्न। मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष। पाठ कबीर की साखियां के आधार पर मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष प्रमुख हैं। अहंकार, हम कहते हैं कि वो अमुक नाम का इंसान अच्छा नहीं है, बड़ा घमंडी है। कटु वचन, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कड़वे बोल के वृक्ष होते हैं, समुद्र होते हैं, वो चुभती बातें बोलते ही रहते हैं। स्वार्थपरता, हम अपना निजी स्वार्थ करते जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति देखता है कि ये व्यक्ति तो बड़ा स्वार्थी है, ये हमारे भले की तो सोचता ही नहीं है, खाली अपने भले की सोचता है। जब व्यक्ति अहंकारी होकर दूसरों को नीचा दिखाता है, कटु वचन बोलता है, तो इससे संबंध खराब होते हैं और लोग विरोधी बन जाते हैं। कबीर कहते हैं कि मीठी वाणी, मृदु वचन, विनम्रता से सभी को अपना बनाया जा सकता है। पक्षी, अगला प्रश्न है, पक्षी है वो भगवान के डाकी होने के साथ साथ इंसान के भी प्रथम डाकी है। कैसे है ये कथन सत्य है? पक्षी भगवान के डाकी होने के साथ साथ इंसान की भी प्रथम डाकी है। कैसे है? जिस प्रकार पक्षी बिना किसी भेदभाव के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाते हैं, उसी प्रकार वे प्रकृति के संदेश को भी हम तक पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में जब संचार के साधन सीमित थे, मोबाइल वगैरह नहीं थे, तब पक्षियों जैसे कबूतर का उपयोग किया जाता था संदेश भेजने के लिए, जिससे भी इंसानों के लिए प्रथम डाकिए, समझ गए ना आप, कबूतर की चोंच में चिट्ठी दे दी जाती थी, इसीलिए उसको इंसान का भी डाकिया कहा जाता है। दीवानों का जीवन सुख दुख का मिश्रण है, स्पष्ट कीजिए कैसे है। देखो एक पाठ की लाइन दे देते हैं, फिर कहते हैं स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए। तो हमें प्रकाश डालना है, तो कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि हमें टॉर्च लेनी है, टॉर्च से प्रकाश डालना है, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना है उसके अंदर क्या कहना चाह रहा है कवि, दीवानों का जीवन सुख के अंदर, वो हमें बताना है। पाठ दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार दीवानों का जीवन सुख दुख का मिश्रण है। दीवाने मस्ती भरा जीवन जीते हैं, वे जहां भी जाते हैं खुशियां बिखेरते हैं और लोगों में उल्लास भर देते हैं। यह उनके जीवन का सुखमय पहलू है, परंतु वे एक स्थान पर टिकते नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और इस यात्रा में उन्हें बिछड़ने का दुख भी सहना पड़ता है। वे स्वयं भी दुख सुख को समान भाव से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वे जीवन के अभिन्न अंग हैं। अगर एक बार आपके जीवन में दुख आया है तो सुख भी अवश्य ही आएगा। जैसे धूप और छांव है, वैसे आज मान लो किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है, कल वो बड़ा होगा, फिर वो वृद्ध होगा और एक दिन अंततोगत्वा वो मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है पार्क की सफाई के लिए। देखो ये बार बार पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न आपका आ सकता है बेटा। सेवा में पत्र किसको लिख रहे हैं? नगर निगम के अधिकारी महोदय को। नगर निगम ये स्थान का नाम,
इसमें जो भी दिया हुआ है विषय घर के पास स्थित पार्क की सफाई करवाने हेतु जो भी आपका नाम है वो नाम आपको लिखना है। मैं नरगिस गुरप्रीत, अपने मोहल्ले का नाम बेटा आपको लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है, का निवासी हूं। मैं आपका ध्यान हमारे घर के पास स्थित पार्क की ओर देना चाह रहा हूं। वो पार्क की स्थिति कैसी है? दयनीय है। ठीक है ना, ये शब्द आपको नहीं काम आए, नहीं याद आए तो आप खराब लिख सकते हैं, चिंतनीय, सोचनीय, घटिया। पार्क की स्थिति घटिया है, बुरी है, ये कुछ भी नहीं याद है, बुरी है। ठीक है, और आकर्षित करना चाहता हूं कि पार्क में गंदगी का अंबार लगा है। अंबार शब्द नहीं याद आए अगर आपके, पहाड़ लिख दो, गंदगी का पहाड़ हो रहा है। ठीक है ना, ढेर लिख दो, है ना, या फिर गंदगी का सैलाब, या फिर भारी गंदगी, या बहुत अधिक गंदगी, कुछ भी शब्द आप काम में लीजिए, लेकिन प्रश्न को करके आइए। कूड़ा करकट फैला हुआ है, झाड़ियां इतनी बढ़ गई है कि बच्चों को खेलने में दिक्कत आती है क्योंकि झाड़ियों में कांटे होते हैं, जगह नहीं बची है, इससे मच्छर और अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे व्यवस्था स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि इस पार्क की नियमित साफ सफाई करवाने तथा रख रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें, आपकी अति कृपा होगी। भवदीय, लड़का है तो भवदीय, और लड़की है तो लिखेगी भवदिया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है और पत्र में हिंदी कहानियों की पुस्तकें आपको मंगवानी है। प्रधानाचार्य सेवा में श्रीमान, ये देखो सब में लाइन यही आएगी। प्रधानाचार्य है तो अगर जेंट्स प्रधानाचार्य जी हैं, प्रिंसिपल है, पुलिंग है, जेंट्स है तो प्रधानाचार्य, और महिला है तो प्रधानाचार्य। महोदया, महोदय, ये आपके स्थान का नाम, यहाँ आपके विद्यालय का नाम। ये फॉर्मेट बच्चे कहते हैं हमें सेम फॉर्मेट बताओ, ये फॉर्मेट सब में एक जैसा होगा, इसमें खाली आपका जगह का, स्थान का नाम, ये सब चेंज हो जाएगा। उसके बाद विषय क्या है? विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी कहानियों की पुस्तकें नहीं है। देखो, एक नंबर मान लो आपको इसका मिल गया, आपने स्कूल का नाम लिख दिया। दूसरा नंबर विषय लिखते ही विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें नहीं है। उसके बाद महोदय, महोदया, मेरा नाम ये है, आपके विद्यालय में कक्षा 8 की छात्रा हूं या छात्र हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी कहानियों की नई पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए। वर्तमान में जो पुस्तकालय में हिंदी कहानियों की जो पुस्तकें हैं उनकी कमी है। ठीक है, जिससे हम छात्रों को पढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिल पाती है। हिंदी कहानियां न केवल हमारा मनोरंजन करती है बल्कि हमारी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाती है। अतः आपसे अनुरोध है, कृपया पुस्तकालय के विभिन्न प्रकार की हिंदी कहानियों की पुस्तकें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। आपकी इस कृपा के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और वही फिर आपको भवदी है, लड़की है तो भवदिया, खुद का नाम लिखना है। अनुशासन का महत्व है। देखो बेटा, विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन सबसे पहली सीढ़ी होती है। अनुशासन होता है नियमों का पालन करना। जो भी नियम हमें विद्यालय में बताए जाते हैं, सदाचार है, किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, समय से आना, समय से जाना, समय की पाबंदी है, गृह कार्य पूरा करना है, अपने पूरे गणवेश में आना है, यानी ड्रेस, विद्यालय की पोशाक, आदि आदि कई प्रकार के नियम होते हैं। उन नियमों को मिलाकर के अनुशासन कहा जाता है। तो उसका महत्व क्या है जीवन में, इसके ऊपर आपको एक निबंध सा लिखना है।
अनुशासन हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। यह हमें सही मार्ग पर चलने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, हर जगह अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन हमें समय का सदुपयोग करना सिखाता है। जो हमारा समय है, मैंने लिखा ना आपके लिए, समय हमारी क्षमताओं को निखारता है कि हम कितना कार्य करते हैं, उसको बढ़ाता है और बढ़ा करके उसमें क्या लाता है, सुधार लाता है, उसको शुद्ध करता है, उसको संशोधित करता है और हमें जिम्मेदार बनाता है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। एक अनुशासित व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी ईमानदारी और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। उसकी जो ड्यूटीज है उन ड्यूटीज को निभाता है। ठीक है। विद्यालयों में अनुशासन छात्रों को सफल नागरिक बनाने की प्रेरणा देती है, जबकि सेना में अनुशासन ही विजय की कुंजी है। बड़ी अच्छी बात बताई है। अगर सेना अनुशासित नहीं हुई, आप देखते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी सेनाएं देखो, और कई अरब कंट्रियां हैं, मॉडर्न कंट्रियां हैं कई, उसमें देखो जो सेना का ही राज चलता है, वो अपनी मनमानी करती है। पाकिस्तान में सेना है, वो सेना क्या करती है बेटा, तख्ता पलट कर देती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे देश के अंदर अराजकता फैल जाती है, गरीब लोगों का, असहाय लोगों का मरण हो जाता है और जो अराजक तत्व हैं, जो गुंडा तत्व, उनका राज हो जाता है। तो उनका सेना का अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। अतः एक सफल और सुखी जीवन के लिए अनुशासन को अपनाना अनिवार्य है। मेरी दिल्ली, मेरी दिल्ली को लेकर के आपको एक निबंध टाइप बनाना है। मेरी दिल्ली हेडिंग हो गई आपकी, भारत की राजधानी मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि भावनाओं और यादों का संगम है। क्योंकि हमने इसके ऊपर जन्म लिया है, ये हमारी कर्म भूमि है, हम यहाँ कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, किसी किसी माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार दिल्ली जरूर आता है। चाहे यहाँ से उसकी फ्लाइट हो, चाहे कुछ भी हो, ये देश की कैपिटल है, राजधानी है। कितनी कितने सामान बनते हैं यहाँ, सैकड़ों देशों के क्या है दिल्ली में, दूतावास। ठीक है। यह ऐतिहासिक, देखो लाल किला वगैरह, तो ये ऐतिहासिक है और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है। आधुनिक इसमें देखो बड़ी बड़ी चीजें हैं, कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, बहुत ज्यादा निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ एक और जहाँ लाल किला है, ये ऐतिहासिक हो गया, इंडिया गेट ऐतिहासिक हो गया, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्मारक अपने गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर मेट्रो, कितना बढ़िया मेट्रो का काम है। अगर मेट्रो एक दिन ठप हो जाए तो पॉपुलेशन, आबादी, जो जनता है वो इतनी दुखी हो जाएगी, समय पे अपने ऑफिस वगैरह नहीं जा पाएगी और पूरी दिल्ली चरमरा जाएगी। हम अगर ऐसा भी कह दें कि मेट्रो है वो दिल्ली की जान है और मेट्रो है वो दिल्ली की शान है, तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। वही भव्य मॉल, कितने अच्छे अच्छे सुंदर मॉल और गगनचुंबी इमारतें, वो सब क्या है, आधुनिकता की कहानी कहते हैं। दिल्ली की सड़कें, यहाँ का खान पान और यहाँ के लोग, सब कुछ मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चांदनी चौक की भीड़ भाड़ हो या कैनॉट पैलेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीपी, कैनॉट पैलेस को क्या बोलते हैं, सीपी, वहां की चहल पहल, दिल्ली हर रूप में जीवंत है। यह शहर मुझे हमेशा कुछ नया सीखने और अनुभव करने का अवसर देता है। मेरी दिल्ली मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखती है। और कितने लोगों का पेट भर रही है, देखो ना, कितने स्टेट से लोग यहाँ आते हैं, पूरे इंडिया के लोग यहाँ हैं, बिहार, यूपी, भरे पड़े ये लोग, राजस्थान, हरियाणा, पूरा बोर्ड भर जाएगा मेरा। हर स्टेट के लोग यहाँ पे हैं, अपना कार्य करते हैं। अब आपको एक ऐसे करना, निबंध करना, ये प्रश्न में आप देख लेना, 3 में से 2 करने हैं या 1 करना है, जितने करने हैं उतने ही करना। स्वतंत्रता दिवस
15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। सबसे बड़ी लाइन, ये लाइन लिखते ही आपको बेटा 1 नंबर मिल जाएगा। जैसे हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास से। यह वह दिन है जो 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। यह दिन हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यानी सर्वस्व यानी सब कुछ लौटा दिया, सब कुछ लुटा दिया, वीर हो गए, वो सारे वीर शहीद हो गए। ठीक है, कुर्बानी दे दी उन्होंने, बलिदान दे दिया अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ये लाइन बड़ी अच्छी लाइन है। ठीक है, और देश को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं। विभिन्न राज्यों में भी ध्वजारोहण होता है, आपको पता है 15 अगस्त के दिन। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कल्चर एक्टिविटीज होती हैं, गाने होते हैं, नृत्य होता है, परेड होती है, एनसीसी की परेड होती है, स्काउट गाइड की परेड होती है, और स्कूलों में मिठाई वितरण की जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देती है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है बेटा, पूरे भारतवर्ष में। तो वो क्या है? अखंडता। वो किसकी पहचान है? अखंडता, हमारी एकता। और हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा की भावना को याद दिलाता। देखो पूरे बच्चे सब हाथों में तिरंगा लेकर के, किसी ने अपने चेहरे पर, मुख पे तिरंगा बना रखा है। मतलब एक वो ऐसा दिन होता है 15 अगस्त का दिन, जब हमें हमारे अंदर की वीरता, स्वामी भक्ति, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति जागती है, ओतप्रोत करता है हमें कर्तव्यनिष्ठ भावना से। यह हमें अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। अगर ये लाइनें आपकी याद नहीं, अपने मन से भी लाइनें बना सकते हैं। पूरे देश के अंदर क्या होते हैं? कार्यक्रम होते हैं, गीत संगीत होता है, व्यायाम प्रदर्शन होता है, योग प्रदर्शन होता है, पूरा देश झूमता है, गाता है, नाचता है, ध्वजारोहण होता है, राष्ट्रगान होता है, और क्या होता है? सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। दूसरे देश से भी अतिथि को बुलाया जाता है, मुख्य अतिथि को, जिसके साथ हमारे कई कारोबारों पर कई संधि समझौते होते हैं। मतलब ये जो 15 अगस्त का दिन है, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य लेकर के आता है। हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा दिखाई देता है। पूरा देश इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेता है। तो बेटा इस प्रकार हमारा ये आपका पाठ पूरा हुआ। इसमें थोड़े हमारे तो बेटा ये 5 का और 6 का प्रश्न हमारा बच गया था। एक बार इसको देख लेते हैं हम। बाकी सारे प्रश्न हमारे होंगे कि नहीं। 2 प्रश्न करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है, 3 दिए हुए प्रश्न, इसमें मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ। पहला जो प्रश्न कहता है मशीनी युग के कारण कौन से उद्योग धंधे ठप हो गए, जो प्रभावित हुए, बंद हो गए, उनका नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न है क्या निराश हुआ जाए, इसके अनुसार लिखिए कि समाचार पत्रों में किस तरह के समाचार अधिक होते हैं। और या फिर ये दोनों प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, बस की यात्रा जो पार्ट है उसमें किन आंदोलनों के नाम आए हैं। ठीक है, तीनों में से आपको 2 करने हैं। मैं आपको तीनों के उत्तर बता देता हूं।
तो बेटा देखो, मशीनी युग के कारण प्रभावित हुए किन्हीं दो उद्योगों के नाम लिखने हैं। तो एक तो जो कुटीर उद्योग होता है, जो घरेलू उद्योग था, घरों में मोमबत्तियां बनाने, पंखे बनाने, जो सूत की कताई की जाती थी, घरेलू चादर बनते थे, खाट वगैरह बनती थी, बहुत से ऐसे उद्योग थे, उसे कुटीर कुटीर उद्योग कहते हैं। उनका फर्क पड़ा। और ये हस्तशिल्प, जो भी हाथ से बनी हुई चीजें हैं, उसमें भी सैकड़ों चीजें आती हैं, हजारों चीजें आती हैं, तो मशीन उन्हें बनाने लग गई। अब मशीन जो बनाएगी वो उनको बहुत शीघ्र बना देगी, और उनकी जो कॉस्ट है, उनका जो खर्चा है, वो भी कम आएगा, और जो आदमी कार्य करेगा वो धीरे धीरे करेगा, क्योंकि वो तो इंसान है, और उसका खर्चा अधिक आएगा। तो व्यक्ति है, वो जो प्रोडक्ट होंगे, सामान होंगे, वो कम खर्च वाला लेना पसंद करेगा, और बढ़ावा किनको मिलेगा? मशीनों को। और इंसान क्या हो गया, मनुष्य क्या हो गया, उसका जो रोजगार है वो कम हो गया, घट गया। 5 का प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए के अनुसार लिखिए कि समाचार पत्रों में किस तरह के समाचार अधिक होते हैं। तो जो पाठ है हमारा, क्या निराश हुआ जाए, इसके अनुसार समाचार पत्रों में आजकल जो बातें आती है, अच्छाई की बातें कम आती है, चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार अधिक होते हैं। ठीक है, आपको 2 ही उत्तर करने हैं, मैं तीनों करवा देता हूं। तीसरा उत्तर है, पाठ जो है आपका बस की यात्रा, इसमें किन 2 आंदोलनों का नाम आया है? देखो, वो पाठ हमने कितना अच्छे से पढ़ा था बेटा। तो उसमें हमारी 2 चीजों का नाम आया था, एक तो शय विनय अवज्ञा आंदोलन पहला, और दूसरा आंदोलन था हमारा असहयोग आंदोलन। अगर प्रश्न रिपीट होता तो ये प्रश्न आप करके आना, बड़ा ही अच्छा है। पाठ लाख की चूड़ियां में बदलू के जीवन पर कांच की चूड़ियों के बढ़ते प्रचलन का क्या प्रभाव पड़ा? एक पाठ है हमारा लाख की चूड़ियां, आपने पढ़ा था बड़ी अच्छी प्रकार से। उसमें जो बदलू है, बदलू, उसके जीवन पर कांच की चूड़ियों के बढ़ते प्रचलन का क्या प्रभाव पड़ा? पाठ, तो ये उत्तर है हमारा। 5 लाख की चूड़ियों में कांच की चूड़ियों के बढ़ते प्रचलन के कारण बदलू का पैतृक व्यवसाय ठप हो गया, क्योंकि पहले वो लाख की चूड़ियां बनाते थे घर पे, अब लोग कौन सी पहनने लग गए? कांच की। ठीक है, लाख की चूड़ियों की मांग कम हो गई, क्योंकि वो थोड़ी आकर्षक कम होती है, लाख वाली चूड़ियां हैं, और कांच तो रंग बिरंगे आते हैं, थोड़े वो सस्ते भी आते हैं, क्योंकि उनको क्या बना रही है? मशीनें बना रही है। ठीक है, जिससे है उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। किसको? बदलू को। और वो बीमार भी रहने लगा, क्योंकि जब पैसे नहीं होंगे तो वो भोजन किससे करेगा, उसकी दवाइयां किससे आएंगी, बच्चों की फीस किससे आएंगी, तो वो बीमार पड़ गया। अगला प्रश्न, आंख के बदले आंख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा कर देगा। पाठ, क्या निराश हुआ जाए कि आलोक में दिए गए कथन पर अपने विचार लिखिए। आंख के बदले आंख सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा कर देगा। कथन का अर्थ है, यदि हम प्रतिशोध की भावना से काम करेंगे तो केवल हिंसा और द्वेष बढ़ेगा। पाठ, क्या निराश हुआ जाए कि आलोक में लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें नकारात्मकता और बुराई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मानवीय मूल्यों और अच्छाई को महत्व देना चाहिए, ताकि समाज में सकारात्मकता बनी रहे। चलो, इसके अगले प्रश्न तो हमने कर लिए थे, ये भी हम देख लेते हैं कि पाठ है जो बस की यात्रा में लेखक ने पन्ना की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि बस खराब हो गई थी। ठीक है, और खराब होने के कारण उसकी हालत है वो अति दयनीय हो गई, और लगातार खराब होती स्थिति को देख उन्हें लग रहा था कि बस कभी भी धोखा दे सकती है, और पन्ना तक सुरक्षित पहुंचना मुश्किल है। तो बेटा, इस प्रकार से हमने ये पूरा पाठ किया आपका। ये पाठ आपको कैसा लगा? आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ज्यादा नहीं लिखें, आपका धन्यवाद ही हमारा प्रोत्साहन होगा। और हर पेपर, सोलवर्ड पेपर जो दिल्ली सरकार ने प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप अगर लिस्ट के अंदर जाते हैं क्लास वाइज, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 की पहले जो डाल रखी थी वो अलग है, इसमें पेपर नाम से डाल रखी है सोलवर्ड। सोलवर्ड पेपर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, उनमें जाकर के आपको
ऑल सब्जेक्ट की क्लासें मिल जाएंगी। आप उसको देखिए, आगामी परीक्षाएं जो आपकी होने वाली है, क्योंकि पेपर के अंदर प्रश्न बहुत से रिपीट हो रहे हैं। मानो 5 प्रश्न आ गए 2-2 नंबर के, तो आपके 10 नंबर फ्री के आ गए। उसके साथ साथ अलग से भी तैयारी करते रहें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बच्चों तक इस वीडियोज को पहुंचाएं जिनसे उनकी भी हेल्प हो। तो आशा करता हूं कि पेपर आप ये अच्छा करके आएंगे, आपको समझ में आया होगा। कमेंट अवश्य करें, बच्चों को बताएं कि हमारा जो चैनल है वो फ्री में पढ़ाता है सारे सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट अपना जो चैनल है वो सारे सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाता है। चलो बेटा, तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।